Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए, आपको कुछ कोड दिया था लास्ट टर्नरी ऑपरेटर पे मैंने। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या था कोड? क्या लेना था, क्या दिखाना था? इंटीजर लेकर चेक करना था नंबर इवन है कि ऑड है, यही था। Right? Write a program to accept an integer from the user and check whether it is an even number or odd number. यही कोड था। ठीक है, तो आप इसे टर्नरी से कैसे बनाएंगे? विल कम टू मेन। ठीक, मेन के अंदर आकर लेंगे आप एक इंटीजर a। स्क्रीन क्लियर होगी। प्रिंटफ में आप लिखेंगे एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर देगा स्कैनफ से उसे आप करेंगे स्कैन और रख लेंगे अपने वेरिएबल a में। ठीक, इसके बाद बताइए। गुड, इसके बाद कंडीशन होगी a मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, नहीं बिमल, प्रिंटफ आएगा ना इसके साथ। खाली परसेंटेज d इज इवन लिखने से स्क्रीन पे थोड़ी डिस्प्ले हो जाएगा ये। सो दिस विल बी प्रिंटफ। विद इन प्रिंटफ विल राइट इवन नंबर। ठीक, फिर आएगा कोलन, कोलन के बाद और एक प्रिंटफ, और इस प्रिंटफ में आप लिखेंगे ऑड नंबर, देन अ गेट ch। बताएं, क्लियर है? जीरो हैंडल हो जाएगा। हाँ, पैरेंथेसिस के बारे में बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। पैरेंथेसिस टर्नरी ऑपरेटर में तब जरूरी है जब यहां पर आपने एक्सप्रेशंस लिखी हो। एक्सप्रेशन समझते हैं? a इक्वल टू बी, x इक्वल टू वाई, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप फंक्शन कॉल्स दे रहे हैं तो पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। आप इस पूरे को एक अलग से पैरेंथेसिस में ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और आपकी चॉइस है। आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस हटा भी सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि पैरेंथेसिस आप लगाएं। लेकिन अगर प्रिंटफ की जगह पर कोई स्टेटमेंट होता तो ये पैरेंथेसिस का होना जरूरी था। कोई बात क्लियर? ठीक, तो ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस जो नहीं चाहिए वो मैं हटा दे रहा हूं, जिनकी जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब अगला कोड ट्राई करिए, टर्नरी से ही करना है। इसी का हल्का सा वेरिएशन आपको दे रहा हूं। कोड है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। यूजर से इंटीजर लीजिए और प्रिंट कीजिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट समझते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हैं? वेरी गुड। नंबर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिव हो तो एज इट इज आ जाए। समझ आ रहा है? नंबर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिव हो तो एज इट इज आ जाए। ठीक है, बनाइए जल्दी।
कैलाश में अपलोड कर दूंगा, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नोट्स अवेलेबल होंगे तो मैं अपलोड करा दूंगा। बिल्कुल सही सुष्मिता। ठीक है शाला, बिल्कुल सही। कोड हो गया, मेन में आया आप, ठीक, मेन में आकर आपने कहा इंटीजर ए, स्क्रीन को क्लियर करा, प्रिंटफ के थ्रू यूजर से नंबर डिमांड करा, जो भी नंबर आएगा स्कैनर से स्कैन करा, रख लिया आपने वेरिएबल ए में आपने उससे। अब ए में इस वैल्यू को रख लेने के बाद आपको इसका एब्सोल्यूट प्रिंट करना है। एब्सोल्यूट प्रिंट करने के लिए कंडीशन हो गई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब आप बताइए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप मानते हैं ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आप सीधे प्रिंटफ में लिख सकते हैं एब्सोल्यूट इज परसेंटेज डी कॉमा ए। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अदरवाइज आप प्रिंटफ में लिखेंगे एब्सोल्यूट इज परसेंटेज डी कॉमा और ए को कर दीजिए माइनस ऑफ ए। ठीक है, आप समझिए माइनस ऑफ ए से काम कैसे होगा। प्रोग्राम जब हमारा रन होगा तो सबसे पहले यूजर का इनपुट ए में आएगा। मान लीजिए यूजर ने ए में इनपुट 5 दिया है, तो आप बताइए क्या 5 0 से बड़ा है? कोड क्वेश्चन मार्क के आगे जाएगा और कहेगा एब्सोल्यूट इज 5। समझ रहे हैं? करेक्ट। और अगर यही इनपुट यूजर ने आपको -10 दिया होता तो -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है कि फॉल्स है? -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन अपने आप में फॉल्स है। फॉल्स होने पर आपसे मैंने कहा था टर्नरी में क्या चलता है, ये कोलन वाला पार्ट चलता है, और यहां लिखा हुआ है आपने माइनस ऑफ ए, यानी हो गया माइनस ऑफ -10। माइनस ऑफ -10 विल बी +10। आया समझ? अब रिकॉल करिए और बताइए सी में नेस्टेड इफ होता है? होता है, बिल्कुल ऐसे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी आप बना सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर की भी आप प्रोग्राम में कर सकते हैं नेस्टिंग। हालांकि सिंटेक्स काफी लेंदी हो जाएगा, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लीजिए। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर से लेकर अभी तक टर्नरी के हमने जितने प्रोग्राम बनाए उन्होंने कितनी कंडीशंस हैंडल करी? 2। एक कंडीशन जिसके 2 आउटकम्स थे, तो आपने 2 पॉसिबिलिटीज हैंडल करी, कंडीशन 1 दी। अब सपोज करिए अगर 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हुई तो प्रोग्राम कैसे बनेगा? अगर 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हुई तो प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे? राइट, तब इसका रूल ये है, आप सबसे पहले लिखेंगे अपनी फर्स्ट कंडीशन, इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। अब अभी तक हम क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखते थे? अभी तक हम क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखते थे? स्टेटमेंट लिखते थे ना, है ना? अब हम यहां पर एक और कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा टेस्ट कंडीशन 2। समझ आ रहा है? आ रहा है। अब ये जो टेस्ट कंडीशन 2 है इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, यहां आ जाएगा इसका ट्रू पार्ट, कोलन के बाद आ जाएगा इसका फॉल्स पार्ट। और सोचिए जो बाहर वाली कंडीशन है उसका फॉल्स पार्ट बचा है, तो कोलन के बाद आ जाएगा उसका भी फॉल्स पार्ट। आया समझ?
ठीक है, काम कैसे करेगा इसको भी समझिए। कंपाइलर सबसे पहले पढ़ेगा टेस्ट कंडीशन 1 को, ठीक है। टेस्ट कंडीशन 1 के दो आउटकम्स निकलेंगे, एग्री करते हैं? या तो ये ट्रू होगी और या तो ये फॉल्स होगी। ठीक है, कंपाइलर सबसे पहले इसे इवैल्यूएट करेगा। आप सोचिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर टेस्ट कंडीशन 2 पे जाएगा, अगर ये भी ट्रू है तो इसके ट्रू पार्ट पे जाएगा, अगर ये मान लीजिए फॉल्स है तो इसके फॉल्स पार्ट पे जाएगा, और अगर बाहर वाला ही पार्ट फॉल्स है तो गौर करिए कंपाइलर सीधे फिर फॉल्स पार्ट पे आ जाएगा। आया फ्लो समझ? ठीक है, और इसका एक सिंटेक्स आप और ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नेस्टिंग ट्रू पार्ट में ही करें, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। टेस्ट कंडीशन 2 अगर ऐसा है, सॉरी टेस्ट कंडीशन 1 अगर ये ट्रू है तो इसका ट्रू पार्ट, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो आप देंगे टेस्ट कंडीशन 2, अगर ये ट्रू है तो आप देंगे इसका ट्रू पार्ट, और अगर ये फॉल्स है तो आप देंगे इसका फॉल्स पार्ट। अब ये कैसे फ्लो करेगा बताइए, समझाइए जरा, ये कैसे फ्लो करेगा। सबसे पहले कंपाइलर कंडीशन पढ़ेगा, अगर ये ट्रू निकली तो कंपाइलर इसके ट्रू पार्ट पे आएगा, बात खत्म, राइट। अगर ये फॉल्स निकली तो कंपाइलर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू निकली तो इसका ट्रू पार्ट चलेगा, फॉल्स निकली तो इसका चलेगा फॉल्स पार्ट। समझ आया? चलिए अब आप तो देता हूं एक एक्सरसाइज जिसमें टर्नरी की नेस्टिंग लगेगी, वो करके बताइए। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट two integers from the user and find out the greater number amongst them। ठीक है, इसके आगे make sure that your code handles equality of numbers also। बनाइए, दो इंटीजर लीजिए, दोनों में जो बड़ा है उसे प्रिंट करिए, बट ध्यान रखिए अगर दोनों बराबर हैं तो प्रोग्राम कहे बोथ आर इक्वल। यस विकास, ये भी गलत है, 1+2 सॉल्व होने पर 3 तो होगा, और उसके नीचे केस 3 दोबारा नहीं आ सकता, स्विच में केस रिपीट नहीं कर सकते अपन। बनाइए जल्दी।
हो गया? बन पाएगा? शैल आई वेट? बनाइए। शैला इफ तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल, सब कुछ टर्नरी से करना है। विवेक, अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बी ए से बड़ा होगा? ये तो गलत हो गया। अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है या ए लेस देन बी फॉल्स है तो वो तभी भी तो फॉल्स हो सकता है जब दोनों बराबर हों। सही है साक्षी। यस दीपिका, सही है कोड। हो गया? ठीक है, सही है कोड। यस बिमल, ठीक है कोड। चलिए समझें आप। विल स्टार्ट विद मेन एज यूजुअल। अंदर एक इंटीजर ए और एक बी। स्क्रीन को करा क्लियर। प्रिंटफ के थ्रू यूजर से आपने कहा एंटर टू इंटीजर्स। स्कैनफ के थ्रू इन इंटीजर्स में इनपुट ले लिया, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। ठीक। अब पहली कंडीशन आप कोई भी ले सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद ए नॉट इक्वल टू बी। आप सोचिए अगर ए बी के बराबर नहीं है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? अगर ए और बी बराबर नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है बताइए? इफ दे आर नॉट इक्वल, आप मानते हैं इसका मतलब या तो ए बी से बड़ा होगा और या तो बी ए से बड़ा होगा। तो अंदर आकर अपन एक और कंडीशन बना सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हुआ तो आप प्रिंटफ में लिख देंगे परसेंटेज डी इज ग्रेटर कॉमा ए। आप सोचिए ए नॉट इक्वल टू बी कंडीशन ट्रू है लेकिन ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, तो इसका क्या मतलब? ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू है लेकिन ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है। वेरी गुड। इसका सिंपल सा मतलब है बी ए से बड़ा है।
तो प्रिंटफ में आए और यहां लिख दिया %d इज ग्रेटर और यहां कर दिया b। और सोचिए अगर a नॉट इक्वल टू b वाली कंडीशन ही अपने आप में फॉल्स है, इसका क्या मतलब निकालें? अगर a नॉट इक्वल टू b वाली कंडीशन ही फॉल्स है तो हम सीधे प्रिंटफ में कह दें बोथ आर इक्वल। सही है? करिए अब आप ट्रेस। सबसे पहले मान लीजिए यूजर ने आपको जो ए और बी में वैल्यूज दी हैं दे आर 5 and 10। करिए चेक। सबसे पहले चेक होगा 5 नॉट इक्वल टू 10, क्या ये ट्रू है? 5 नॉट इक्वल टू 10 ट्रू है? ट्रू है। अंदर गए, चेक हुआ 5 ग्रेटर देन 10, क्या ये ट्रू है? नहीं, तो इसका फॉल्स पार्ट चलेगा और कोड कह देगा 10 इज ग्रेटर। सही है? गुड। अगली बार आपने इस कोड को रन करा, इनपुट आता है यूजर की तरफ से 10 और 2, तो क्या 10 नॉट इक्वल टू 2 ट्रू है? ट्रू है। अंदर गए, चेक हुआ 10 ग्रेटर देन 2, ट्रू है। 10 2 से बड़ा है तो कोड यहां आकर कह देगा 10 इज ग्रेटर। और अगर यही इनपुट आता है 2 and 2, तो आप बताइए 2 नॉट इक्वल टू 2 ट्रू है? फॉल्स है। इसके फॉल्स होने पर सीधा ये वाला प्रिंटफ चलेगा और कोड कह देगा बोथ आर इक्वल। समझ आ रहा है? वर्किंग कोड की क्लियर हो रही है? ठीक, चले आगे। हटा दूं? अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द गो टू स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल चैप्टर का लास्ट टॉपिक। डिसीजन कंट्रोल चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक समझने के लिए ध्यान से एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। सपोज करिए आपके पास मेन फंक्शन के अंदर कुछ 6 लाइनों का कोड है। जस्ट इमेजिन दैट हमने मेन के अंदर आकर ये इनिशियल 6 लाइंस लिखी हैं। ठीक है, ये 6 लाइनों का कोड चलने के बाद हम चाहते हैं हम एक कंडीशन टेस्ट करें। ये 6 लाइनों का कोड चलने के बाद कोड की रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक कंडीशन टेस्ट करें, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे ये 6 लाइनें दोबारा रन करनी है। तो जितनी आपने सी पढ़ी है, आप बताइए ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। मैं सवाल दोबारा पूछता हूं। मैंने मेन के अंदर 6 लाइंस का कुछ कोड लिखा है। इन 6 लाइंस के चलने के बाद मुझे कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं चाहता हूं ये 6 लाइंस दोबारा चलें। जितनी अभी तक सी पढ़ी है, आप ये काम कैसे करेंगे बताएं। वेरी गुड। सबसे पहले बताइए कंडीशन कैसे चेक होगी? सबसे पहले बताइए कंडीशन कैसे चेक होगी? इफ लगाना पड़ेगा। गुड, ये आ गई इफ की कंडीशन। और जितना अभी तक आपने सी को समझा है उस हिसाब से अगर सोचें तो ये 6 लाइनें दोबारा लिखनी पड़ेंगी ना इफ की बॉडी के अंदर आकर, अगर आपको इन्हें दोबारा चलाना है। और सपोज करिए मैं अपना क्वेश्चन एक्सटेंड करके आपसे कहता हूं, सपोज करिए मैं अपना क्वेश्चन एक्सटेंड करके आपसे कहता हूं आप मुझे फिर से कंडीशन चेक करनी है यही वाली। अगर ये ट्रू है तो ये लाइनें फिर से चलानी है, तो आपको और एक इफ और वापस बॉडी लिखनी पड़ेगी। और आप मानते हैं कोड बहुत लेंदी हो जाएगा।
अब इसकी जगह सी आपको एक सेकंड ऑल्टरनेट देती है। सी लैंग्वेज ये मानती है कि अगर आपको ये जो लाइनें हैं ये दोबारा रन करनी है, तो क्यों ना ऐसा करें कि इन लाइनों को दोबारा ना लिखते हुए अपन कंपाइलर को इस इफ से वापस इन लाइनों पे भेज दें। रादर देन वी राइटिंग दीज लाइन्स, क्यों ना अपन कंट्रोल को वापस उस ऊपर वाली 6 लाइनों पे भेज दें जो हमें दोबारा चलानी है। और अगर आपको ऐसा करना है, अपनी मर्जी मुताबिक कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करवाना है, तो इस काम को करने के लिए आप सी में जिस कीवर्ड को यूज करते हैं उस कीवर्ड का नाम होता है गो टू कीवर्ड या गो टू स्टेटमेंट। फिर सुनिए, अगर आप चाहते हैं आपके कहे अनुसार, आपके बताए अनुसार कंपाइलर एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप कर ले, तो आप ऐसा करने के लिए जिस कीवर्ड पे डिपेंड करते हैं वो सी लैंग्वेज में कहलाता है द गो टू स्टेटमेंट और द गो टू कीवर्ड। कैसे काम करता है ध्यान से देखिएगा। कंपाइलर कहता है अगर आपको गो टू यूज करना है तो आपको जिस लाइन पे कंट्रोल को भेजना है उस लाइन का कोई टाइटल, कोई नाम, कोई पहचान आपको देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने उस लाइन का टाइटल हमारी कंट्री का नाम लिख दिया इंडिया। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर इंडिया कौन है। यहाँ पर इंडिया कुछ नहीं है, मेरा चुना हुआ एक नाम है। बस याद रखिए इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इस नाम का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, इस नाम का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी टेस्ट कंडीशन लिखने के बाद इफ की बॉडी के अंदर लिखेंगे गो टू इंडिया। आप समझिए प्रोग्राम कैसे प्रोसेस होगा। सबसे पहले कंपाइलर एज यूजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल करवाएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आकर ऑपरेटिंग सिस्टम को नजर आएगा इंडिया। फिलहाल इस इंडिया को चुपचाप इग्नोर कर दिया जाएगा और प्रोग्राम इंडिया के बाद वाली लाइनों को रन करेगा। रन करने के बाद इस इफ की कंडीशन को चेक करेगा। अब आप बताइए कंडीशन के कितने रिजल्ट होते हैं? 2। तो या तो ये ट्रू होगी और या तो ये फॉल्स होगी। अगर ये मान लिया जाए ये कंडीशन ट्रू है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इफ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और जब वो इफ के अंदर आएगा तो उसे स्टेटमेंट मिलेगा गो टू इंडिया। गो टू इंडिया का सिंपल मतलब है प्रोग्राम के उस हिस्से पे चले जाओ जहां इंडिया टाइटल सेट है। कंट्रोल यहां से माइग्रेट करके दोबारा इस जगह पर आ जाएगा। दोबारा आ जाएगा तो दिमाग लगाइए इन लाइनों को दोबारा चलाएगा, हाँ कि ना? कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। अगर अभी भी कंडीशन ट्रू है फिर से हम बोल देंगे गो टू इंडिया। और सोचिए ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कंडीशन ना हो जाए फॉल्स। जब ये फॉल्स होगी कंट्रोल आ जाएगा इफ में ना जाते हुए बाहर की तरफ। ठीक है, तो आप बताइए आपने इन लाइनों को लिखा कितनी बार? इन लाइनों को आपने कितनी बार लिखा? एक बार। और आप चला कितनी बार पा रहे हैं? मल्टीपल टाइम्स। यही गोटू की आपको पावर मिलेगी, राइट? अब खुद गोटू क्या है गौर करिएगा। गोटू अपने आप में एक कीवर्ड है। और अगर मैं पूछूं इंडिया क्या है तो याद रखिएगा ये गोटू के लिए कहलाता है लेबल। ये जो इंडिया देख रहे हैं आप ये लेबल है और ये कोलन सिंटेक्स का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। दिस कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलन मिस हो गया तो आ जाएगी एरर। ठीक है, तो सी में कोलन कहां देख लिया आपने? इस चैप्टर में कोलन कहां यूज हुआ हुआ देख लिया? वेरी गुड। केस के साथ देखा, अभी थोड़ी देर पहले टर्नरी में यूज हो रहा था और अब आप देख सकते हैं गोटू के लेबल में भी आपको यूज करने को मिल रहा है कोलन। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, गोटू का एक दूसरा सिंटेक्स भी है, वो भी अच्छे से देख लें। फिलहाल जो आपके सामने गोटू है उसमें आप कंट्रोल को बैकवर्ड से फॉरवर्ड ला रहे हैं कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड ले जा रहे हैं? सोच के जवाब दीजिएगा। बैकवर्ड से फॉरवर्ड ला रहे हैं गोटू से या फॉरवर्ड से बैकवर्ड जा रहे हैं?
गलत। फॉरवर्ड से बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड से फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं। आप जहां थे उससे पीछे की लाइनों पे जा रहे हैं ना, जहां थे उससे पीछे की लाइनों पे जंप कर रहे हैं ना, तो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड कहां गए? फॉरवर्ड टू बैकवर्ड गए ना। अब ऐसे ही इमेजिन करिए, कोड में ये कुछ लाइनें, बीच में ये कुछ लाइनें, ये कुछ और लाइनें, और लास्ट में कुछ लाइनें। ठीक है, आई वॉन्ट, यहां पर मैं कंडीशन दूं ये सेकंड वाले पार्ट पे, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल सीधे इस पार्ट पे आ जाए, तो कंट्रोल सीधे इस पार्ट पे आ जाए। तो आप बताइए मैं क्या लिखूंगा, गेस करिए। सबसे पहले इस पार्ट का आप एक लेबल दे देंगे। मैंने लेबल दे दिया एज यूजुअल इंडिया। ठीक, यहां पर अब आप लगाइए एक इफ कंडीशन। यहां इफ होगा, इफ की अपनी टेस्ट कंडीशन होगी, और इस टेस्ट कंडीशन के अंदर आप लिख दीजिए गो टू फॉलोड बाय इंडिया। क्या होगा बताइए इस गो टू इंडिया का असर? क्या होगा बताइए इस गो टू इंडिया का असर? समझ आ रहा है? अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, अभी भी कोड आपका एज यूजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मेन से स्टार्ट होगा। ये लाइनें रन करने के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू निकल गई, तो इस गो टू इंडिया के कारण कंट्रोल सीधे आ जाएगा इंडिया पे, इन लाइनों को चलने का चांस नहीं मिलेगा। क्लियर? अब इस एग्जांपल में हम कहां से कहां जा रहे हैं? फॉरवर्ड से बैकवर्ड के बैकवर्ड से फॉरवर्ड? यस, इस बार बैकवर्ड से जा रहे हैं फॉरवर्ड। ठीक, अब एक कोड आप ट्राई करिए। स्टार्ट करें प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू इनपुट हिज एज। यूजर से आप उसकी एज इनपुट करवाएं। आगे है इफ द एज गिवन बाय द यूजर इज पॉजिटिव, then print it. But if the age given by the user is 0 or negative, then print an error message, then print an error message and again ask the user to input his age. Repeat the process until the age given is positive. सैंपल आउटपुट देख लीजिए आप, जिससे आप लॉजिक इमेजिन कर पाए। प्रोग्राम सबसे पहले कहेगा यूजर से एंटर योर एज, वेट करेगा यूजर के इनपुट का। मान लीजिए यूजर ने दिया -8। अब आप बताइए -8 एज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो प्रोग्राम आपका मैसेज दे इनवैलिड एज, ट्राई अगेन। ठीक, ये आप यूजर को कहें, और इसके तुरंत बाद दोबारा उससे कहें एंटर योर एज। इस बार मान लीजिए मैंने 0 दिया। 0 एज हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन हम मान रहे हैं
हमारे लिए 0 भी इनवैलिड है, तो अपन कह देंगे इनवैलिड एज, ट्राई अगेन। क्लियर? और फिर कहेंगे एंटर योर एज। सपोज करिए यूजर ने 12 दिया, तो प्रोग्राम बोल दे योर एज इज 12 और इतना कहकर बंद हो जाए। और गेस करिए 12 यूजर ने पहले ही दे दिया होता तो, ये 12 यूजर ने पहले ही दे दिया होता तो प्रोग्राम इतनी बार इनपुट नहीं मांगता, सीधे एज प्रिंट करके बंद हो जाता। करिए कोशिश, बनाइए। ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 0 कुंदन। हो रहा है? यशिका गलत कर रहे हैं। पहली बात तो लेबल के साथ कोलन लगता है, दूसरी बात इफ के अंदर लेबल क्यों लगेगा? गलत है कोड। बिमल एरर मैसेज भी तो आना है। ठीक है कैलाश। सही है साकेत कोड।
ठीक है, चलिए मैं कर रहा हूं डिजाइन, आप लोग करिए मैच। सबसे पहला टास्क, मेन में आते हैं। मेन में आकर डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल एज। स्क्रीन क्लियर करने के बाद यहां पर अपन लेबल बना देते हैं इनपुट अंडरस्कोर एज। और इनपुट अंडरस्कोर एज लिखने के बाद यहां प्रिंटफ में लिखते हैं एंटर योर एज। ये यूजर को अपन देते हैं मैसेज। देन यहां लिखते हैं स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एज। ये इनपुट हो गया। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या एज की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है। बताइए, अगर ये इफ ट्रू है तो इसका क्या मतलब है? अगर ये इफ ट्रू है तो इसका क्या मतलब है? एज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जल्दी बोलिए। अगर ये इफ ट्रू है तो इसका क्या मतलब निकालें? वेरी गुड, इसका मतलब एज नेगेटिव है। अगर एज नेगेटिव है तो प्रिंटफ में हम बोल देते हैं इनवैलिड एज, ट्राई अगेन। और इनवैलिड एज ट्राई अगेन के बाद कंट्रोल को वापस भेज देते हैं गो टू इनपुट अंडरस्कोर एज पे। अदरवाइज एल्स में आते हैं और यहां लिख देते हैं प्रिंटफ योर एज इज परसेंटेज डी कॉमा एज, और गेट सी एच से प्रोग्राम को कर देते हैं क्लोज। बताइए, समझ आ रहा है? करें ट्रेस, इसकी वर्किंग का भी एनालिसिस कर लें। ठीक है, सबसे पहला काम, प्रोग्राम ने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक, ये इनपुट अंडरस्कोर एज क्या है? कोई जरूरी नहीं है भरत, आराम से एल सट सकता है। ये इनपुट अंडरस्कोर एज क्या है? ये अपने आप में एक लेबल है। करेक्ट। प्रोग्राम यूजर से बोलेगा एज एंटर करो, जो भी एज यूजर देगा वाया स्कैनफ वो चली जाएगी आपके वेरिएबल एज में। एज में ये वैल्यू लेने के बाद कोड चेक करेगा कि क्या एज लेस देन इक्वल टू 0 है। अब हम मान रहे हैं सबसे पहले सैंपल रन में कि यूजर ने हमें एज -8 दी है, तो -8 पे कंडीशन ट्रू होगी। होगी। बिकॉज ऑफ दिस गो टू, कंट्रोल सीधा आ जाएगा ऑन इनपुट एज। ऑफ कोर्स एरर मैसेज लिखने के बाद। ठीक है, इनपुट एज आने के बाद क्या होगा? यहां आने के बाद प्रोग्राम क्या करेगा? फिर से इनपुट लेगा। यस और नो? लेगा। इस बार हम मान रहे हैं यूजर ने एज 0 दी है, तो इस एज के अंदर -8 की जगह 0 आ जाएगा। 0 लेस देन इक्वल, अंदर आएंगे, मैसेज आएगा इनवैलिड एज ट्राई अगेन, एंड बिकॉज ऑफ गो टू फिर आ जाएंगे आप इनपुट अंडरस्कोर एज पे। आ जाएंगे। करेक्ट। तीसरी बार यूजर से एज मांगी जाएगी। अब की बार उसने आपको 12 दिया, तो एज में से 0 हटकर 12 आ जाएगा। 12 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। कोड एल्स में आकर बोल देगा योर एज इज 12। समझ आ रहा है?
ठीक है, आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो आप एक वेरिएबल और लीजिए, उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाइए, और जैसे ही उस वेरिएबल की वैल्यू आपके डिजायर्ड नंबर तक पहुंचे, प्रोसेस को रोक दीजिए, मत रिपीट करिए। ठीक है, चलिए आप सुनिए गो टू के बारे में सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, गो टू पढ़िए, गो टू सीखिए, समझिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में कभी गो टू का यूज आपको नहीं करना है। आई रिपीट, गो टू पढ़िए, सीखिए, समझिए, बट कभी भी प्रोग्रामिंग में गो टू का यूज आपको नहीं करना है। राइट? गो टू पूरी सी लैंग्वेज का पहला ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने के बावजूद यूज नहीं करने की सलाह हमेशा हमें मिलती है। हमें हमेशा गो टू को करना चाहिए अवॉइड। अब आप ये डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि गो टू में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमें गो टू को अवॉइड करने को कहा जा रहा है, और उससे बड़ा डाउट ये होगा कि अगर गो टू अवॉइड करेंगे, गो टू यूज नहीं करेंगे, तो जो अभी कोड हमने लिखा वो कैसे बनाएंगे हम अपने कोड में, कैसे हम उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। तो सुनिए गो टू के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। गो टू के साथ सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम, सपोज करिए मैंने इसी कोड को गलती से ऐसे लिख दिया। बताइएगा, ये जो मैंने गो टू वाला पार्ट लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक मैंने इसमें से इफ एल्स हटा दिया। क्या आप बता सकते हैं इस कोड का अब बिहेवियर क्या होगा? बताइए। अगर मैंने बिना इफ के गो टू लगा दिया तो इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा? क्या लगता है आपको? अब इस प्रोग्राम का एक ही बिहेवियर होगा, आप कोई भी नंबर दें, ये एक ही बात रटेगा, और वो बार बार गो टू के कारण होगा इनवैलिडेट्स ट्राई अगेन, और फिर बोलेगा एंटर योर एज। मानते हैं? मानते हैं? मतलब ये एक इनफाइनाइट ब्लॉक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो गो टू के साथ पहला ड्रॉबैक ये है कि इफ वी यूज गो टू अनकंडीशनली, that is without any if condition, then the code might get trapped in an infinite loop, which is a runtime error. एग्री करते हैं? पहला ड्रॉबैक। ठीक, ये गोटू के साथ पहली समस्या। गोटू के साथ दूसरी समस्या, हालांकि जो पहला ड्रॉबैक है, आप कह सकते हैं सर इसमें गोटू की क्या गलती है? गलती तो प्रोग्रामर की है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे इफ एल्स के साथ गोटू को यूज करना चाहिए। चलिए माना प्रोग्रामर अगर इस बात का ध्यान रख ले तो प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। अब गोटू के साथ दूसरी प्रॉब्लम सोचिए। प्रॉब्लम यह है, आपने बहुत बड़ा कोई कोड लिखा, मान लीजिए तकरीबन 100 पेजेस का आपका कोड है, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया जिसको आपने पेपर में लिखा या ऑनलाइन बुक्स पे भी आपने लिया, तो वो अराउंड अबाउट 100 पेजेस आ रहा है। आप सोचिए अगर आपने इसमें जगह जगह गो टू यूज करा होगा, तो जो इंसान, वर्ड्स पे गौर कीजिएगा मेरे, मैं कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ, जो आपके कोलीग्स हैं, आपके प्रोग्रामर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपका कोलीग, आपका को प्रोग्रामर आपके इस कोड को पढ़ता है जिसमें आपने जगह जगह गो टू लगा रखा है, तो आप सोचिए उसको इस कोड का फ्लो समझने में, सिमेट्री समझने में कितनी दिक्कत जाएगी। इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, इमेजिन करिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं जिसमें पेजेस सीक्वेंस में नहीं है, पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 2 पेज नंबर 50 के बाद है, पेज नंबर 45 पेज नंबर 1 के पहले है। तो आप सोचिए आपको इस बुक को पढ़ने में दिक्कत जाएगी अगर ये बुक सीक्वेंस में नहीं हुई तो। राइट? यही ड्रॉबैक गो टू के साथ है, यानी गो टू
प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को, प्रोग्राम की सिमेट्री को स्पॉइल कर देता है। अगर आप गोटू का एक्सेसिव यूज करते हैं तो आपके प्रोग्राम की सिमेट्री, रीडेबिलिटी स्पॉइल हो जाती है और लोगों के लिए आपके कोड को समझना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा आपको गोटू को करना चाहिए अवॉइड। और सी में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो गोटू के बिना ना बन सके। हाँ, अभी तक आपने वो चीज नहीं पढ़ी है, अगला लेक्चर उसी पे है। और सी में गोटू का ऑल्टरनेट LOOP लूप नाम का चैप्टर होता है। यानी जब भी किसी क्वेश्चन को देखकर दिमाग में ऐसा आए कि यहाँ गोटू लगेगा, थोड़ा सा पॉज दीजिएगा, गोटू से बेटर सॉल्यूशन दिखेगा और वो बेटर सॉल्यूशन है कि आप यूज कर लें लूप्स। समझ आ रहा है? गॉट इट? सो गोटू का सेकंड ड्रॉबैक है excessive use of goto can spoil the readability and symmetry of the code and make it very difficult for programmers or any other person to understand the flow of the program. Thus, we should always avoid goto and as an alternate to it, we must use, क्या यूज करें? As an alternate to this, we must use loops. यशिका, ये आपसे पूछा गया था? वेरी गुड। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? कहाँ, इंटरव्यू में? कहाँ पूछा था? अच्छा, आप पूछ रहे हैं। ओके 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 ओके, आपने मेरे से पूछा है, राइट। क्या पूछा है? आई एम नॉट एबल टू रीड योर क्वेश्चन। चैट में है? हाँ, ये सर आपने अभी कहा, उसे हम ड्रॉबैक की जगह रूल भी तो मान सकते हैं कि हम हमेशा कंडीशन यूज करें गोटू के साथ। प्रॉब्लम ये है यशिका, अगर हम रूल बोलते हैं ना, तो बिना रूल के तो फिर कोड कंपाइल नहीं होना चाहिए। आप बताओ, क्या ये सी का रूल है कि हर लाइन के बाद सेमीकोलन होना चाहिए? आप बताएं। है ना? रूल बोलने का मतलब अलग होता है। रूल बोलने का मतलब होता है कि अगर आपने नहीं माना तो कोड कंपाइल ही नहीं होगा। तो क्या मैं बिना इफ के गो टू लिखूंगा तो कंपाइल नहीं होगा? हो जाएगा ना? तो ये रूल नहीं है, यही प्रॉब्लम है। अगर ये रूल होता तो भी मैं मान लेता, पहला ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामर वो गलती कर ही नहीं सकता, कंपाइलर करने ही नहीं देगा प्रोग्रामर को गलती। बट दिक्कत यही है, कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है आप बिना इफ के भी गो टू लगा दें, बस आपका कोड बार बार रिपीटेड ब्लॉक के अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक? इसलिए रूल नहीं बोल सकते अपन। रूल वो चीजें होती हैं जिन्हें ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया पूरा? तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट डिसीजन कंट्रोल पार्ट। आप डिसीजन कंट्रोल के लेवल 2 पे चलेंगे अपन। हाँ कैलाश, बिल्कुल कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है और बहुत स्ट्रिक्ट कन्वेंशन है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। समझ रहे हैं? क्लियर? आजकल भी ये कन्वेंशन चल रहा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी ना, दूर रहना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो एकदम से तो कोरोना नहीं हो जाएगा ना, लेकिन देर सवेर कभी ना कभी नुकसान होगा। बस वही यहां पर है। अगर गोटू की आदत पड़ गई तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब बड़े कोड्स लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी। गोटू से बचने की कोशिश फिर आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। वेरी गुड। चलिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। इसलिए मैं आपको गो टू पे कोई प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्राम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें गो टू की आदत बनानी नहीं है। पेज 6 एंड पेज 7 हो गया। पेज 1, दिस इज पेज 1 डन। चलिए आइए ट्यूसडे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लूप्स। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।